औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज का ये वेबिनार पीएमए के प्लेटफॉर्म पे हम ऑलमोस्ट वी आर अप्रोचिंग टू द सेंचुरी। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे हमारे साथ कोलैबोरेटिव्स हैं, जिनमें एबटाबाद से मैडम प्रोफेसर सलमा कुंती हमेशा, वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एबटाबाद, पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, आज़ाद कश्मीर, AJKMC मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद। तो आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है। ये रेक्टल कैंसर, जिसको हम हमारी आंत का आखिरी हिस्से का कैंसर कहते हैं, मकद का कैंसर भी कहते हैं। पाकिस्तान में पहले समझा जाता था कि बड़ी पुरानी एज में आता, लेकिन अब ये अर्ली एज में भी आ रहा है। तो आज के हमारे जो स्पीकर हैं हम इनका मशकूर हैं। डॉक्टर आतिफ एक मसरूफ़ तरीन सर्जन है, और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने 2002 में जब MBBS किया फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से, तो गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने, इसके बाद इन्होंने मास्टर इन सर्जरी किया, फिर इसके बाद उन्होंने फेलोशिप FCPS पाकिस्तान से किया, और इसके बाद कनाडा और UK से भी इन्होंने मास्टर और फेलोशिप इन सर्जरी की। गैस्ट्रेंटोलॉजी के, गैस्ट्रिक सर्जरी के लिए, इंटोलॉजी के सर्जरी के लिए मशहूर है, और एसोसिएट प्रोफेसर है। और मेरा ख्याल है कि आज हम इनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है, क्यों फैलता है, और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और क्या इसकी कोई नई अद्वियात भी आ गई हैं या नहीं। और एक सवाल है कि क्या इसकी तशखीस के अंदर क्या नए मार्कर आए हैं जिससे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ, एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रिया। ओवर टू यू। Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. My gratitude to Professor Mulazim Hussain and Dr. Salma for giving me an opportunity to speak on this forum under the auspices of Pakistan Medical Association. Inna Allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيम انك। आई होप कि ये स्क्रीन मेरी सबको नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल। सो टुडेज टॉपिक, आज का मेरा जो टॉपिक है कोलोरेक्टल कैंसर है। जैसा कि सबको पता है, एज आई बीन टोल्ड टू स्पीक इन उर्दू, ताकि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे उर्दू में जितना मैं हो सके मुझसे कि मैं बोलूं, ताकि सबका इसमें फायदा हो सके जो कि उर्दू समझने वाले हैं। जैसा कि मुलाजिम साहब ने बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इट्स दूसरा बड़ा वो है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये तीसरा सबसे बड़ा कॉमन कॉज है आफ्टर प्रोस्टेट एंड लंग कैंसर इन मेल्स। और जो इसमें फ्रीक्वेंसी है, ताकि मेल और फीमेल जो इसमें अफेक्ट होते हैं दे आर इक्वल, इसमें बराबर है। और मीडियन एज वो है, मीन एज वो 65 ईयर्स है। जहां तक कॉजेशन की किस वजह से, मतलब इसका कोई कॉज हम लोग कोई पिन पॉइंट हम लोग नहीं कह सकते। मल्टी फैक्टोरियल मीन इसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दे आर देयर। सारी जब ये चीजें होती हैं तो तब जाके उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कौन कौन से, अभी हम लोग तो तफसील में जाते हैं। जेनेटिक, जिसको मोरूसी कहते हैं। अगर फैमिली में किसी को, उस बंदे की फैमिली में या बंदी की फैमिली में किसी को अगर पहले रहा हो बड़ी आंत का कैंसर, तो उसका रिस्क आम बंदों से, आम पॉपुलेशन से उसका डबल हो जाता है। तो डबल द रिस्क इफ देयर हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद कोलन कैंसर। दूसरी बड़ी चीज
जिसको फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कहते हैं। ये यंग, अगर अगर किसी को यंग एज में अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो इस चीज का हमें अ, तदारक करना चाहिए कि इस चीज को हम लोगों ने उसका रिलेटिव्स में भी आगे फर्दर टेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि कहीं ये फैमिलीज के अंदर तो नहीं रन कर रहा। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब मेल फीमेल दोनों इसमें अफेक्ट होते हैं, और बड़ी यंग एज में। अगर उसकी मैं पिक्चर बता सकूं, ये अगर आप पिक्चर जो देख रहे हैं, यू आर सीइंग इस नॉर्मल कोलन, कोलोनोस्कोपिक व्यू जो हम लोग बड़ी आंख का मुआयना करते हैं कैमरे से, इसका अंदर से आप लोग देखें म्यूकोसा, ये नॉर्मल कोलन की पिक्चर नजर आ रही है। वर्सेस इसके मुकाबले में ये वाली जो पिक्चर है, दिस इज फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस। ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं पॉलिप्स। आ, ये इसमें अगर ये नजर आए तो, और मोर देन 100, अगर 100 से ज्यादा हो तो दे आर लेबल्ड एज एडिनोमेटस पोलिपोसिस। और इसके आगे वेरिएंट्स हैं फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस के, कि इसके दो फर्दर वो हैं जिसमें गार्डनर सिंड्रोम कहते हैं, और दूसरा टर्कोट सिंड्रोम है। गार्डनर सिंड्रोम वो है जिसके अंदर डेस्मोइड ट्यूमर और एब्डोमिनल वॉल के ऑस्टियोमा, मतलब जबड़े का ट्यूमर है, और लाइपोमास और सबेशियस सिस्ट वगैरह है, और कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी और पिगमेंटेड पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम, आंख का मुआयने से अगर CHPRE अगर डायग्नोज होता है, और साथ पॉलिप्स हैं, तो हम लोग उसको गार्डनर सिंड्रोम बोलते हैं। और इसी तरह टर्कर सिंड्रोम इसका अदर वेरिएंट है, जिसमें अगर ब्रेन ट्यूमर हो, पोलिपोसिस हो, तो दैट इज टर्कर सिंड्रोम। ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिसके अंदर एडिनोमास होते हैं। ये राइट साइड पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, ये पॉलिप्स की पिक्चर है। और दूसरे जो है, जो जेनेटिकली इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि नॉन पॉलिपोसिस के अंदर पॉलिप्स नहीं होते, लेकिन इसको लिंच सिंड्रोम कहते हैं। अगेन इट इज आल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। और जिन पेशेंट्स के अंदर कैंसर ऑफ एंडोमीट्रियम, स्पेशली अगर किसी पेशेंट में एंडोमीट्रियल कैंसर है या ओवरी का, तो उसको जरूर कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, ताकि ये तो नहीं कि बड़ी आंत का कैंसर उसमें डेवलप हो रहा है। और अगर यही चीज होती है, अगर अर्ली स्टेज के अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें, तो उसका प्रोग्नोसिस, उसका आउटकम उसका बेहतर होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का इंटरप्ले है, तो जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, कि हम लोग आजकल ज्यादा हम लोग एनिमल फैटी फूड्स खा रहे हैं, और रेड मीट्स के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो कि बेकन की फॉर्म में सॉसेजेस या हॉट डॉग्स हैं, तो ये प्रोसेस मीट है। तो प्रोसेस्ड मीट ये कार्सिनोजेनिक, मतलब कि कैंसर होने से इसके चांसेस इसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेहतर है कि बंदा फ्रेश लीन मीट इस्तेमाल करे, वो बेहतर है, ना कि जो कि प्रोसेस मीट है। और हर चीज का एक एतदाल के साथ खाना चाहिए। तो ये चीजें इंक्रीज करती हैं चांसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो जब हम लोग इस चीज की इंक्रीज का कहते हैं कि एक चीज को इंक्रीज हो और एक चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि किस चीज से हम लोग डिक्रीज चांसेस कर सकते हैं, मतलब चांस कम हो। और जो कि फाइबर जो हम लोग रफेज खाते हैं, और हमारी जो जो सुरख आटा जो हम लोग खाते हैं, ये इसबगोल का छिलका है, सब्जियां फ्रूट सलाद हैं, जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, या होल ग्रेन है सीरियल्स के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज, क्योंकि इसके अंदर क्रोनिक ट्रांजिट टाइम डिक्रीज होता है, स्टूल का बल्क फॉर्म होता है, और इसके अंदर इजीली पैसेज होता है बड़ी आंत के थ्रू। तो इसमें चांसेस कम हो सकते हैं कैंसर के। तो जो जब हम इसकी बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, रेड मीट की, तो हम लोग ये भी स्ट्रेस करना चाहिए जनरल पॉपुलेशन को, कि जी फाइबर इंक्रीज आप लोग उसमें ज्यादा करें, सब्जियां फ्रूट सलाद ज्यादा इस्तेमाल करें। और जहां भी सब्जियां फ्रूट की बात आ रही है, तो उसमें 800 ग्राम्स का फिगर दिया गया है, कि इससे ज्यादा का इस्तेमाल, ग्राम्स 800 ग्राम्स का। दे आर वेरी स्टडीज, इसके अंदर काफी स्टडीज हैं जिसके अंदर ये देखा गया है कि जो लोग इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आम बंदे की जो कम इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन में है, बड़ी आंत के कैंसर के उनको चांसेस कम हैं। अदर जो वेरिएबल्स हैं जो लाइफस्टाइल में हैं, जो कि स्मोकिंग, जो कि ऑलमोस्ट एवरी अदर कैंसर के साथ इसका रिलेशनशिप है, अल्कोहल शराब नोशी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है,
और ओबेसिटी है। यहाँ पे मैं स्टडीज देख रहा था कि जिसमें जो लाइफ जो जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, मैं 21 देवर 21 मेटा एनालिसिस ऑफ 21 स्टडीज। तो फिजिकल एक्टिविटी जो एक्टिव रहते हैं, तो देयर वाज 27% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ कैंसर कोलन, जिसमें फैमिली हिस्ट्री ना हो कैंसर की, जो जनरल पॉपुलेशन है। तो 21 स्टडीज मेटा एनालिसिस का, तो ये बड़ा अच्छा मतलब है कि जी खाली एक्टिव रहने से हमारे मतलब चांसेस हम लोग डिक्रीज कर सकते। कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें पित्ता हम लोग रिमूव कर देते हैं फॉर सम रीजन, जिसमें पित्ते में पथरी होती है, कोई सोजिश हो गई, तो आजकल बड़ा ट्रेंड है कि कोलिसिस्टेक्टमी हम लोग पित्ता रिमूव कर देते हैं। अब पित्ता रिमूव तो कर दिया, लेकिन इसमें से चांसेस कैंसर के बड़ी आंत के देखा गया कि बढ़ गए। स्टडीज ने प्रूव किया कि जी इसमें बड़ी आंत का कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली राइट साइड ऑफ द कोलन, जो दाई साइड साइड है, जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत के साथ मिलती है, राइट साइड ऑफ द कोलन, वहां पे इसके चांसेस इंक्रीज हो गए। प्रोबेबली जो बाइल जिसके अंदर जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो आगे सिक्रीट होता है, मतलब वो अब डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट से बड़ी आंत में जाता है। तो इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें फैटी फूड खाते हैं तो बाइल ज्यादा सिक्रीट होता है, वो अंदर आंत के अंदर डायरेक्टली अब बनकर जा रहा है, मुसलसल जा रहा है। तो राइट साइड ऑफ द कोलन के कैंसर ज्यादा हो गए जिन पेशेंट्स की कोलिसिस्टेक्टमी हुई। तो अगेन देयर इज मोर देन एवरेज रिस्क हो गया कि 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि जी किसी का पित्ता रिमूव हुआ हो तो उसको कैंसर होना ही होना है, लेकिन स्लाइटली एवरेज, उससे एवरेज रिस्क से उसका ज्यादा हो गया कि उसको कैंसर के चांसेस राइट साइड ऑफ द कॉइन, जो दाई साइड की बड़ी आंत है, उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, जो कि बड़ी आंत की सोजिश है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज कहते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज है। क्रोन्स डिजीज मुंह से लेके बड़ी आंत के आखिरी हिस्से तक किसी भी हिस्से को अफेक्ट करता है। जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो बड़ी आंत को स्पेशली अफेक्ट करता है। अगर इसकी सोजिश, अगर दोनों बीमारियों में सोजिश अगर बड़ी आंत की रही और 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाए, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो वहां पे इसके चांसेस कैंसर कोलन में बड़ी आंत के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के कैसे ये होता है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर यूज होंगी, जो कि डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, अगर हमारे पास भी अंडर ग्रेजुएट्स या दोज हु आर एस्पायरेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे नॉर्मल एपिथेलियम है, लेफ्ट साइड के ऊपर नॉर्मल कोलन है। तो यहाँ पे इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। एपीसी म्यूटेशन है, ये दूसरी MLH1 म्यूटेशन है। जब ये म्यूटेशन वगैरह हो कि तो दैट रिजल्ट्स इन हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथेलियम। यहाँ पे देखें एपिथेलियम सिंगल लेयर है, तो यहाँ पे एपिथेलियम प्रोलिफरेट बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर अगेन यहाँ पे कोई दूसरी म्यूटेशन वगैरह जो कि चेंजेस जीन के लेवल के ऊपर होती हैं, तो दैट रिजल्ट्स इन एडिनोमा फॉर्मेशन। एडिनोमा बिनाइन भी हो सकता है, मतलब जो खतरनाक नहीं होता, या वो आगे चेंज हो सकता है टू कार्सिनोमा। दिस इज कॉल्ड एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। ये केरास म्यूटेशन है, DCC म्यूटेशन है, और P53, ये प्रोटेक्टिव जीन्स है। अगर इनकी जब डिलीशन, ये म्यूटेशन जब होती है, तो फ्रॉम एडिनोमा इट रिजल्ट्स इन कार्सिनोमा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एडिनोमा में अगेन एक ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ ग्रोथ है, और जब यहाँ पे राइट साइड ऑफ द पिक्चर में आप देखें, ये रिजल्ट्स इन कार्सिनोमा, जब डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है। और फिर ये सबब आगे जब ये हो जाए तो बड़ी आंत का कैंसर हो जाए। ये जो है अगेन दिस इज सेम उसी पिक्चर की आगे कॉपी है कि नॉर्मल एपिथेलियम से कैसे ये कार्सिनोमा में, मतलब कैंसर में तब्दील हो रहा है। अगेन इसके अंदर इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट ये म्यूटेशन, डिफरेंट जीन्स हैं, इसकी म्यूटेशन की वजह से, ये चेंजेस की वजह से दैट रिजल्ट्स इन कार्सिनोमा, कैंसर का मौजब बन। प्री कैंसर कंडीशन, जो कि मैंने पहले कहा कि पॉलिप्स, कुछ भी जो गोश्त का टुकड़ा आपने नॉर्मल पहले देखा कि लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आंत का एक पिक्चर कैसी है, और राइट साइड के ऊपर आपको जिसके अंदर पॉलिप्स में छोटी छोटी जो ग्रोथ होती है बड़ी आंत के अंदर, तो वो चीज कुड भी वो खतरनाक वाली भी हो सकती है, बिनाइन भी हो सकती हैं, जो कि खतरे वाली नहीं है। तो उसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं कि विलस टाइप है,
एडिनोमेटस एडिनोविलस है, कैसी उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं एडिनोमास की। और फिर इसमें फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, जेनेटिकली 5 क्रोमोजोम के ऊपर होता है, तो 21 22 पोजीशन के ऊपर। और इसमें 100% चांसेस हैं कि उसको बाय द एज ऑफ 45 to 50 उसको कैंसर डेवलप हो जाए। तो इन बच्चों में जो जिनके अंदर ये लोगों में मौरूसी तौर पे प्रेजेंट है, तो हम लोग उसकी पहले हम लोग स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं जल्दी। आफ्टर 10 ईयर, जब बच्चा 10 साल का हो, तो उसकी हम लोगों ने क्लोनोस्कोपी, हम लोगों ने बड़ी आंख का कैमरे के जरिए मुआयना शुरू कर देना चाहिए, और उसके रिलेटिव्स का भी, ताकि हम लोग अगर अर्ली चीज पकड़ी जाएगी, डिटेक्शन होगी, तो उसका ऑब्वियसली आउटकम उसका बहुत बेहतर होता है, ना कि जबकि चीज लेट डिटेक्ट हो, जबकि फैल जाए बॉडी के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसका फिर आउटकम बुरा ही है। और इसी तरह मेटाप्लास्टिक पॉलिप्स हैं या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हैं, लेकिन ये खतरनाक वाले नहीं। क्लिनिकल फीचर्स के क्या क्या अलामात हो सकती हैं, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से साइड ऑफ द उसका लोकेशन किस जगह के ऊपर मौजूद है। एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो सकती है, अगर राइट साइड, अगर दाईं आंख का हिस्सा अगर अफेक्टेड है, मुतासर है, तो उससे एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो हमारी बुक्स में इट्स ओल्ड सेइंग कि in an elderly male if there's an iron deficiency anemia, it is CA until proven otherwise। कि एक बड़ी उम्र के आदमी में अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जिसमें खून की कमी होती है, खास किस्म का एनीमिया अगर उसमें हो बड़ी उम्र के, वो कैंसर है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। बवासी आम बवासीर से या और कोई वजूहत से, मतलब मैदे में जख्म है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन उसको रूल आउट करना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा ओल्ड एज में अगर ये प्रेजेंट है, तो मतलब मोस्ट लाइकली वो कैंसर ही है, ना कि कोई दूसरी कॉज है उसका। आल्टर बॉल हैबिट्स की बात हुई, तो मतलब बॉल इसकी आंत, मतलब ये पाखाने में चेंजेस आ जाते हैं। एक तो मरीज से ये पूछना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड का जो कोलन है, बाई साइड का जो कोलन है, बड़ी आंत है, अगर इसमें अगर कोई ग्रोथ होगी, तो दैट विल रिजल्ट इन अल्टर्ड बाउल हैबिट, कि चेंज होगी उसकी। पहले पहले जी रोजाना में जाता था वॉशरूम, अब में 2 दिन बाद, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब डिक्रीज हो गई है। या स्पूरियस डायरिया है कि बाज़ औक़ात कब्ज होती है, उसके बाद थोड़ा डायरिया आता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, और फिर अगेन कॉन्स्टिपेशन हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्पूरियस डायरिया। तो ये एक बड़ी चीज है जिसको हम लोगों ने बड़ा विजिलेंटली, ये खाली हिस्ट्री है, अभी हम लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो गुड हिस्ट्री से आप लोग काफी चीजें पिक, बल्कि 90% ऑफ डायग्नोसिस जो कि हमारी बुक्स में है, कि 90% डायग्नोसिस आप लोग अच्छी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से बना सकते हैं, विदाउट एनी गोइंग इनटू सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। या पेट के अंदर कोई गोला है, कोई गिल्टी है, मास के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और 5 to 10% ये अनफॉर्चुनेटली ये बाजुकात ये जिगर के अंदर या और कहीं पे ये पहुंच जाते हैं, वहां से प्राइमरी जहां से शुरू हुआ उससे फैल के किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया, तो वहां के साथ बाजुका 10% तक लोग प्रेजेंट करते हैं। या फिर पेट में कहीं दर्द है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेफ्ट साइडेड वाला, क्योंकि वहां पे उसकी टाइप है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए पेन के साथ यूजुअली प्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड। कहीं भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइडेड में कॉमन। या लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के बड़ी आंत में रुकावट हो जाती है, तो अगर ओल्ड एज में अगर रुकावट के साथ आया है, तो हमारी टॉप हमें सस्पिशन एक रखनी चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है। और या अगर इतना ज्यादा हो कि पीछे से यहाँ पे ट्यूमर, यहाँ पे ग्रोथ हुई हुई है, वहां के अंदर उसके अंदर सुराख हो जाए, पेट के अंदर जहर फैल जाए कि बड़ी आंत फट गई है अंदर पेट के अंदर, तो एट टाइम्स पेशेंट इसके साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इमरजेंसी में प्रेजेंट। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर दाई साइड का जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जंक्शन है, उसको सीकम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन देखा गया है, यहाँ पे ज्यादातर लोग एनीमिया, मतलब बड़े आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और अगर एल्डरली किसी बड़ी उम्र के मर्द या खातून में अगर अपेंडिसाइटिस हो, तो हमें सस्पिशन हाई रखनी चाहिए कि ये शायद ये कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। और इंटुसिसेप्शन एक और चीज है जिसमें बड़ी आंत छोटी आंत के अंदर घुस जाती है, जैसे टेलीस्कोप जिसे हम लोग फोल्ड करते हैं,
तो इंटुसिसेप्शन उसको कहते हैं। तो अगर इंटुसिसेप्शन है एल्डरली पर्सन, बच्चों में कॉम होता है, लेकिन अगर अडल्ट के अंदर एक कॉमन हो, और स्पेशली राइट साइड का छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर घुस गई, तो उसको सिर्फ ये बीमारी, ये सिर्फ इंटुसिसेप्शन ही ना समझे, उसको उसके आगे भेजना चाहिए हिस्टोपैथोलॉजी की लाजमी। और एट टाइम ये चीज निकलती है कि वहां पे कैंसर का स्टार था, जिसके अंदर वो टेलीस्कोपिंग होगी, ये इंटुसिसेप्शन होगी। अब जहाँ पे बड़ी लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे बड़ी आंत नीचे की तरफ जाती है, तो जहाँ पे तिल्ली होती है, तो यहाँ इस जगह का कोने में अगर उसका ग्रोथ है, अगर वहां पे कैंसर हो रहा है, तो वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वहां पे रुकावट काज कर सकती है। और क्योंकि इस साइड के ऊपर ज्यादा हम लोग सोचते नहीं, तो हम समझते हैं कि तिल्ली का कोई मसला होगा या मैदे का मसला है, कि गैस हो गई है, तो वो इस चीजों को मतलब वो ओवरलुक हो जाते हैं। और फिर इसीलिए वो फैलता जल्दी है साथ तिल्ली के साथ। अगर वो चिपक गया, फैल गया, तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्रोग्नोसिस या उसका आउटकम बुरा होता है, क्योंकि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। अच्छा, जो बड़ी आंत का जो आखिरी तकरीबन सेकंड लास्ट हिस्सा है सिग्मोइड का, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, यहाँ पे रुकावट, ट्यूमर ग्रो करता है सरकमफ्रेंस के अंदर, तो वहां के अंदर उसकी रुकावट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वहां पे रुकावट के साथ बड़ी आंत में रुकावट हो गई है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि बड़ी आंत में रुकावट हो गई है। या पेशेंट ऐसा कि कोलोवोजाइकल बड़ी आंत में और मसाने के दरमियान कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्यूमर होता है, कैंसर है, वो ग्रो कर रहा है, और उसने रोड करके जो मसाने में है तो उसके अंदर चला गया हुआ है। ठीक है, तो कोलोवोजाइकल फिस्टुला, कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस इज कॉल्ड फिस्टुला। तो फिस्टुला बन गया है बड़ी आंत के दरमियान और कोलन के दरमियान, और वो मसाने के दरमियान। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है आफ्टर डाइवर्टिकुलाइटिस, जो कि बड़ी, वो भी ओल्ड एज की डिजीज, अडल्ट की डिजीज। और या पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है एब्सेस, जहाँ पे डाइवर्टिकुलाइटिस भी हमारा मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, और यहाँ पे एब्सेस मतलब ये फट गया और कैंसर, वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गई लेटरल एब्डोमिनल, वो सील हो गया, तो हमें सस्पिशन हाई रखना चाहिए कि ये भी कैंसर हो सकता है। और यहाँ से कहीं ये कैंसर, क्योंकि यहाँ पे करीब आगे पीछे जो ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर यूरेटर आता है, यूट्रस है, ओवरीज है फीमेल के अंदर, तो वहां पे ये फैल सकता है। और याद रखें कि जहाँ पे ये परफेक्ट, जहाँ पे फट जाए, ये जहाँ पे रुकावट है, क्योंकि पेशेंट उस वक्त, क्योंकि उसमें ओवर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और उसकी ओवरऑल हालात बुरे, उतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए दैट रिजल्ट, उनकी प्रोग्नोसिस, उनका आउटकम अच्छा नहीं है। ये मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, जैसा कि हम आंख से जिसको देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है लेफ्ट साइडेड कोलन की और राइट साइडेड कोलन की। जो एंटर टाइप, ये इस तरह ये स्ट्रक्चर है सरकमफ्रेंस में इर्द गिर्द जो ग्रो करता है, तो ये एनुअल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, या ऐसा वर्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, दैट इज, ये ट्यूबुलर फॉर्म है, लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन है, बाई आंत में के अंदर ये होता है, जो कि कॉज करता है कि बड़ी आंत में रुकावट का सबब बनता है। अल्सरेटिव है और कॉलीफ्लावर ये है, ये जो दो जो नीचे है, ये अमूमन राइट साइड ऑफ द कोलन, दाई साइड की कोलन के अंदर होता है, और इसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस, इसीलिए एनीमिया के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये पता चला कि जी राइट साइड ऑफ कोलन के जो ट्यूमर्स हैं, वो एनीमिया के साथ अमूमन प्रेजेंट करते हैं अमूमन। और जो लेफ्ट साइड है, जो बाई आंत है, बड़ी आंत, वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि वो यहाँ से, एक उसकी रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे राइट साइड, दाई साइड है, यहाँ पे जो फीकल मैटर है, जो बड़ा पखाने का मवाद है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह होता है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर जब मूव होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी एब्जॉर्ब, बड़ी आंत का ये भी काम है कि बड़ी वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। और जब लेफ्ट साइड तक पहुंचता है, तो वहां पे वो हार्ड फॉर्म स्टूल बन जाते हैं। यहाँ पे लिक्विड साइड था राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड के ऊपर जाके वो फॉर्म स्टूल बन जाते हैं। वहां पे आगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ पे परफोरेशन के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं लेफ्ट साइड। ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी पूरे ओवरऑल कोलोरेक्टल कैंसर की, अगर आप देखा जाए, ये पूरी यहाँ से वर्मी, ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स से आगे ये राइट साइड ऑफ द कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये नीचे डिसेंडिंग कोलन है, रेक्टोसिग्मॉइड, और ये नीचे रेक्टम का एरिया, फिर एनल कैनाल आ जाती है। इसको अगर हम गौर से देखें, तो अगर लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन के अंदर हमारा मोर देन 60% हमारे जो ट्यूमर्स हैं, वो लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन है।
लेकिन वन शुड बी वेयर ऑफ कि अब ट्रेंड शुरू हो रहा है और एज डिक्रीज हो रही है। राइट साइड ऑफ द कोलन, जो दाई साइड के कोलन है कैंसर है, अब वो इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। और एक तो कोलिसिस्टेक्टमी मैंने आपको कहा कि जी जो पिता जिसका रिमूव होता है, दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कि जिसकी वजह से वो चीज। और फिर हमारी डाइट ऐसी है जिसके अंदर that are leading to increase in incidence of colorectal cancer। और कैसे ये कहाँ से कैसे स्प्रेड करते हैं, मतलब कैंसर कैसे फैलता है। एक तो ये है कि जहां पे ग्रोथ उसकी हुई है वहां से इर्द गिर्द के टिश्यूज के अंदर पहले ये एनुलर उसमें सरकमफ्रेंस के अंदर स्प्रेड करता है। जहां पे भी अगर वो ग्रोथ उसकी है तो इर्द गिर्द उसका उसकी एनुलर उसकी ग्रोथ है। उसके बाद ये फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड करता है। और एनुलर ग्रोथ जब पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, पूरे सरकमफ्रेंस को इन्वॉल्व करेगा, तो वो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आ जाएगा। और लेकिन इट टेक्स अ ईयर, एक साल तकरीबन लगता है कि 3/4 3/4 अगर सरकमफ्रेंस ऑफ द उसकी जो है बंद होने से पहले, मतलब सिम्टम ये स्लो ग्रोइंग सिम्टम इसको पेशेंट को शुरू होते हैं। तो ये हम लोगों ने मेटिकुलसली पूछना होता है कि एनी चेंज इन बॉल हैबिट है, उसके स्टूल का ल्यूमिन मतलब उसका कैलिबर कम तो नहीं हो रहा। ये चीजें हम लोगों ने पूछना है। पहले हम लोग पिक कर लें तो ऑब्वियसली बिफोर इट स्प्रेड्स टू अदर टिश्यू तो उसका आउटकम और प्रोग्नोसिस के अच्छे हो जाए। इसके बाद ये क्या कहते हैं, अगर अंदर अगर टिश्यूज के अंदर उसकी जो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सिरोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, या फिर सिरोजा है, तो जब यहाँ से ब्रीच कर जाता है, बस सिरोजा उसकी आउटसाइड जो लेयर है वहां से निकल के ये इर्द गिर्द टिश्यू के अंदर स्प्रेड कर जाता है। लेकिन ये कोई कंट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी नहीं है। अगर अगर टिश्यू से निकल जाए तो स्टिल सर्जरी इज द मेन स्टे। हमने पहले सर्जरी ही करनी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये तो लोकल स्प्रेड हो गया। फिर उसके बाद लिम्फेटिक्स के अंदर, गुदूदों के अंदर, जो हर जहाँ पे ब्लड सप्लाई है तो वहां पे उसके अंदर गुदूद होते हैं। तो गुदूदों के अंदर लिम्फेटिक सप्लाई है, जो कि जहाँ पे ट्यूमर है उसके साथ जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पे पैराकोलिक उसमें जाएगा। और फिर जो कि क्योंकि लिम्फ नोड्स फॉलो करते हैं टू द वेसल अलोंग द वेसल, जहाँ जहाँ पे वेसल होती है उनके साथ ही रन करते हैं। तो जहाँ पे आइलियोकोलिक और मिडल कोलिक फॉर एग्जांपल, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्ट इसके साथ, जहां जहां पे ये नेम्ड वेसल इसी के साथ साथ ट्रेवल करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और फिर ओरिजिन ऑफ मिजेंटेरिक वेसल, ये तो उनकी ब्रांचेस में हो गया। जब N3 लेवल है तो जहाँ पे मिजेंटेरिक वेसल ओरिजिनेट करती है वहां तक पहुंच जाती है। और हिमाटोजिनस के ब्लड के थ्रू, तो ब्लड के थ्रू जहाँ पे ब्लड में इन्वॉल्व आ गया तो फिर सबसे पहले लिवर, क्योंकि पोर्टल हमारा जितना ब्लड GIT से पहले लिवर के थ्रू, जिगर के थ्रू के जाता है। तो वहां से उसके बाद ये लंग्स के अंदर स्प्रेड कर सकता है। और एड्रीनल जो छोटे ग्लैंड्स होते हैं गुर्दों के ऊपर, दे आर कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड्स, वहां के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। कौन कौन सी हम लोग इन्वेस्टिगेशन ब्लड में कौन सी कर सकते हैं और बाकी जनरल इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं रेडियोलॉजी का। तो ब्लड के अंदर उसका ब्लड CP हम लोग कंप्लीट पिक्चर करेंगे, जिसके अंदर उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर्टिकुलरली देखना है कि खून की एक खास किस्म की एनीमिया उसमें तो वो तो नहीं आ रही, कमी तो नहीं आ रही। जिगर के टेस्ट करेंगे जिसको LFTs कहते हैं। और इस सीरम मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है, जिसको कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कहते हैं, CEA। ये बचपन में हमारे फीटल लाइफ में होता है प्रेजेंट। तो वन व्हेन वन इज बॉर्न, जब बंदा पैदा होता है तो इसके ट्यूमर मार्कर्स डिक्रीज होते होते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर ये CA कोलन हो और टाइप ऑफ कैंसर के अंदर इसके CA ट्यूमर मार्कर्स ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसको सोल सिर्फ इसी को ही दे के हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि जी ये इसको बड़ी आंत का कैंसर है। तो हमें और भी टेस्ट साथ करने होते हैं। इमेजिंग में हम लोग क्या, रेडियोलॉजिकली हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, छाती के एक्सरे, जिसमें ये बताया जाएगा, पता चलेगा कि इसके अंदर कोई स्प्रेड तो नहीं हो गया, लंग्स के अंदर फैल तो नहीं गया। लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है, सिर्फ हम लोग उसके लिए करना चाह रहे हैं कि उधर तक फैला तो नहीं है। डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमिया, बेरियम एनीमिया बड़ी आंत के अंदर हम लोग ये डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बेरियम, जिसके अंदर हमें फिर उसके एक्सरेज लिए जाते हैं, जिसको बेरियम एनीमा बोला जाता है। तो अगर ये राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे ये एप्पल कोर अपीयर, जिसमें खाया हुआ सेब होता है, जिसको कहते हैं एप्पल कोर लीजन। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम लोग कर सकते हैं, जो नॉन इन्वेजिव है, इजीली अवेलेबल है, कि जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई मांस वगैरह वो भी पिक हो सकता है, कोई गोला बना हुआ है।
या अगर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं, और या जिगर के अंदर तो नहीं फैला हुआ, ये चीज हमें बता सकती है। और अगर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में रेक्टम, जो मुकद जिसको कहते हैं, इसके अंदर अगर हो तो उसके लिए स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसको एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये किया जा सकता है जिससे मतलब अर्ली स्टेज के ऊपर वो अगर हो तो अर्ली लीजन को भी बता सकता है, ये मोर सेंसिटिव है एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड। और फिर सीटी स्कैन एब्डोमिनल पेल्विस का हम लोग कर सकते हैं, जो कि हमें बताएगा कि लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है, उसकी एक्सटेंड कहाँ तक है। ये हम स्टेजिंग की इसलिए जरूर करते हैं। और एमआरआई स्पेशली जब हम लोग रेक्टम का कैंसर और बड़ी आंत के आखिरी हिस्से का, तो उसके अंदर एमआरआई उसके ज्यादा रिजल्ट्स बेटर हैं। और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के जिस्म के अंदर, ये काफी एक्सपेंसिव है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, कि जहाँ पे ये जिस्म के अंदर फैल गया कैंसर तो उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए है। अगेन ये वही जो चीज मैं पहले बताया था, लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें, ये उसका बेरियम एनीमा, और ये जिस तरह टिपिकल ये एप्पल खाया हुआ होता है, ये देखें ये चीज, और यहाँ पे ये शोल्डरिंग इफेक्ट है इसका, यहाँ से एप्पल खाया हुआ जिस तरह, तो जैसे टिपिकली एप्पल कोर अपीयरेंस, ये कि अगर ये चीज अगर बेरियम के अंदर है तो मोस्ट लाइकली इट इज कोलोरेक्टल कार्सिनो, कोलन का, बड़ी आंत का कैंसर है। अब क्या क्या मुआयना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, के बड़ी आंत के अंदर एक टेस्ट है, सस्ता टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड के। वैसे तो नजर हमें बड़े पखाने के अंदर नजर आती है, आंख से नजर, लेकिन छोटी मिकदार में जो छोटा अगर खून थोड़ा बहुत आ भी रहा है, वो नजर नहीं आता सामने आंख से, तो ये चीज उसको डिटेक्ट कर सकती है, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड। बाहर के कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे एफओबी हम लोग करते हैं, फीका अकल्ट ब्लड, बाहर हम लोग फिट टेस्ट करते हैं, फीकल इम्यूनो इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, फिट टेस्टिंग करते हैं, वो इसी का इक्वलेंट है, लेकिन उसका ज्यादा बेटर है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बड़ी आंत का हम लोग मुआयना उंगली के जरिए करते हैं, तो लास्ट 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर है, वो हम लोग उसकी बड़ी आंत का हिस्सा देख सकते हैं, और मुकद के अंदर अगर रेक्टम के अंदर कैंसर है तो हम लोग वो हमें फील हो सकता है, और वहां से हम लोग बायोप्सी भी ले सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वो प्रोक्टोस्कोपी है। ये जो इस साइड के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, ये प्रोक्टोस्कोप है, ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से को हम लोग, जिससे बवासीर का भी ये मुआयना कर सकते हैं, बवासीर को भी डायग्नोसिस के लिए, और यहाँ से बड़ी आंत के कैंसर के लिए भी। तो यहाँ पे हमें चीज ये, यहाँ से हम बायोप्सी भी इसके थ्रू पहले मुआयना करके अगर कोई चीज हमें मिलती है तो हम लोग बायोप्सी भी भेज सकते हैं। फिर आगे आ जाता, अगर इधर कोई चीज हमें नजर नहीं आती, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है, तो हम लोग ज्यादा हिस्से को देख नहीं सकते, तब ऊपर के बड़ी आंत के ऊपर का हिस्से को देखने के लिए हमें एक रिजिड एंडोस्कोपी होती है, रिजिड सिग्माइडोस्कोपी होती है, जो कि जनरल सर्जन कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। ये बड़ी आंत के सिग्माइड कोलन तक हम लोग इसको देख सकते हैं, जिसको सिग्माइडोस्कोपी कहते हैं। लेकिन अगर उसके प्रॉक्सिमल, जो पुराने शुरू के हिस्से में अगर है, राइट साइड ऑफ कॉलन में, वो उसमें हमें नजर नहीं आ सकता। इसके लिए फिर हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स कि हम लोगों को उसकी बड़ी आंत की प्रिपरेशन करनी है, उसको एनीमा वगैरह या ओरली हम लोग देते हैं, ताकि बड़ी आंत साफ हो, उसके बाद फिर मुआयना आसान हो। और आखिरी जो है क्लोनोस्कोपी है, जो कि बड़ी आंत का कैमरे के जरिए मुआयना हो। और एक लेटेस्ट चीज है जो वर्चुअल कोलोनोस्कोपी है। ये इसके अंदर अगर राइट साइड ऑफ द यहाँ पे देखें, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी में बड़ी आंत का पहले खाली किया जाता है, उसको मतलब दवाइयां दे के, एनिमास वगैरह दे के, ताकि वो साफ हो। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग इसके अंदर छोटा कैथेटर डाल के और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंसफलेट की जाती है, भरी जाती है, और फिर सीटी स्कैन किया जाता है। तो लेस इन्वेजिव है एज कम्पेयर टू क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी के अंदर ये पूरी बड़ी आंत का पाइप के उस कैमरे के जरिए मुआयना किया जाता है, इट इज क्लोनोस्कोपी। और वर्चुअल क्लोनोस्कोपी में एक्चुअली क्लोनोस्कोप नहीं डाला जाता, लेकिन सीटी स्कैन, मतलब अंदर बड़ी आंत को साफ किया गया, अंदर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैथेटर डाल के उस पर बड़ी आंत जरा फूल गई, और फिर उसके सीटी स्कैन से हम लोगों ने काट लिए। तो यहाँ पे ये देखें राइट साइड द पिक्चर में बिल्कुल कैसा मजेदार इसका इमेज अंदर से नजर आ रहा है, जैसा कि हम लोगों को क्लोनोस्कोपी के अंदर नजर आता है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि हम लोग इसके अंदर हम लोग बायोप्सी नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हैं, लेकिन सीटी स्कैन, सीटी के अंदर क्योंकि सिर्फ सीटी स्कैन हो रहा है, तो इसमें हम बायोप्सी, फिर हम लोग लेटर सेशन में हम लोगों उसके बायोप्सी ले सकते हैं क्लोनोस्कोपी करके। अच्छा, अब स्टेजिंग की बात है कि अब डायग्नोज हो गया,
तो अब हम लोगों ने उसको स्टेज करना ताकि हमें पता चले कि इस पेशेंट के प्रोग्नोसिस कैसे हैं, उसका आउटकम कैसा होगा, और फिर हमने टेलर उसके आगे हम लोगों ने ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करनी है। और अगेन ये मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ एक उसकी स्पेशलिटी का काम नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर सर्जन्स का, ऑन्कोलॉजिस्ट का, रेडियोलॉजिस्ट का, रेडियोथेरेपिस्ट का, स्टोमा केयर नर्सेस का, वो सारी टीम प्ले है। ये एक सिर्फ एक एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। और अगर हम लोग इसको अर्ली सर्विलेंस, अगर हम लोग इसको जल्दी डायग्नोज कर सकें, तो ये हमारे लिए, उसके लिए, पेशेंट के आउटकम के लिए बेटर होता है। तो हम लोग जब जब ये किए, हम लोग ने सारे टेस्ट किए, अगर वो सिर्फ ड्यूक्स ए वो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर सिर्फ अभी बॉल वॉल के अंदर है, लिमिटेड है, सिरोजा सब सिरोजा तक महदूद है, तो उसके आउटकम चांसेस जो है वो 90 to 100% है, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्शन हो जाए। ड्यूक्स बी वो है जहां पे थ्रू द बॉल वॉल अभी इन्वॉल्विंग बट नॉट इन्वॉल्विंग द लिम्फ नोड्स, सिरोजा से पहले पहले तक अगर उसने ब्रीच नहीं किया हुआ और लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो उसके 75% चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। और ड्यूक सी है जबकि लिम्फ नोड, सिरोजा ब्रीच हो गया, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो 25 to 40% है। और ड्यूक्स डी है जहाँ पे कोई जिस्म में आगे फैल जाता है तो लेस देन 15% चांसेस ऑफ सर्वाइवल है। तो ये अगेन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये देखें, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये मसल की लेयर है, और आखिर में सिरोजा है, और फिर आगे लिम्फ नोड है। तो स्टेज 0 एक कार्सिनोमा इन सीटू की स्टेज है कि बिफोर अभी उसने सब म्यूकोजा तक नहीं फैला हुआ। तो अगर यहाँ इस स्टेज के ऊपर डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसका आउटकम बहुत बेहतर होगा। इसमें स्टेज 1 है, जब सब म्यूकोजा को उसने वो कर दिया, मस्कुलरिस को इन्वॉल्व कर रहा है, जब मस्कुलरिस को ब्रीच कर दिया स्टेज 2 में, लेकिन सिरोजा भी इंटैक्ट है, दैट इज स्टेज 2। स्टेज 3 के अंदर जब सिरोजा को भी ब्रीच कर दिया और आउटसाइड लिम्फेटिक्स में चला गया, और स्टेज 4 जिसके अंदर लिम्फेटिक्स के अलांग साथ साथ दूसरी जगह ऑर्गन्स के अंदर भी फैल गया, तो दैट इज स्टेज 4। तो फिर हम लोग इसीलिए टीएनएम स्टेजिंग करते हैं, ताकि हम लोगों ने सारे टेस्ट कर लिए, स्टेजिंग कर ली, ताकि हमें पता चले कि कौन सी स्टेज के ऊपर है, वेदर इट इज स्टेज 1, स्टेज 2 और तो टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, एन फॉर नोड्स, और एम फॉर मेटास्टेसिस, ताकि दूसरे उस ऑर्गन्स के अंदर फैल तो नहीं गया हुआ। और नोड एन उसका नोडल स्टेटस है कि कितने लिम्फ नोड्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और T4 या हमने साइज ऑफ द ट्यूमर के कौन से, वो सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया है कि सिरोजा को ब्रीच किया है, तो ये टी क्लासिफिकेशन हम लोग वहां से करते हैं। तो ये उसी का आगे समराइज फॉर्म है। स्टेज 0 है, कार्सिनोमा C2 स्टेज है, स्टेज 1 है, T1 T2 है, और एन नॉट एम नॉट है। इसमें स्टेज 4 NET हो गया, और लेकिन जहाँ पे मेटास्टेसिस आ गया तो स्टेज 4 के ऊपर पहुंच जाता, तो ऑब्वियसली इसका आउटकम भी उसी के अकॉर्डिंग। और अगर पुअर प्रोग्नोसिस देखा जाए तो जिसमें जब डेप्थ ऑफ लीजन ज्यादा है, नंबर ऑफ लिम्फ नोड ज्यादा हो गए, और एक्स्ट्रा क्लोनिक मतलब बड़ी आंत से फैल के किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर पहुंचा हुआ है, तो या पेशेंट प्रेजेंट करता है बड़ी आंत के अंदर रुकावट है, या फट चुका है, और या मार्केटली रेज CE ए लेवल्स, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल्स थाउजेंड्स के अंदर है, तो दैट विल रिजल्ट, उसका मतलब कि एक पुअर प्रोग्नोसिस के मतलब फैलने के चांसेस ऑलरेडी हैं और हो चुके होंगे, इसलिए इसमें मार्केटली रेज CE लेवल्स आ रहे हैं। ट्रीटमेंट उसकी बॉल प्रिपरेशन अब कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल सम सर्जन दे डू इट, कि हम लोग बड़ी आंत को प्रिपेयर करते हैं एनीमा दे के या ओरल लैक्सेटिव दे के, ताकि प्रिपरेशन हो। तो अब उसको इतना ट्रेंड नहीं है, इतना प्रिपरेशन बॉल की नहीं की जाती, लेकिन स्टिल सर्जन दे डू इट। पेशेंट को बिल्टअप करें कि न्यूट्रिशन को मतलब बिल्टअप करें, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो खुराक मुंह से नहीं खा सकता रख के थ्रू दें। सर्जरी इज द मेन स्टे, कि सबसे पहले उसका सर्जरी होनी चाहिए, उसके बाद से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अब बाज केसेस में ऐसा भी आ चुका है जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पहले दी जाती है, इसको न्यू एडजुवेंट सेटिंग कहा जाता है। तो लेकिन वो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं, लेकिन पहले सर्जरी में पहले सर्जरी की जाती है, उसके बाद से उनको कीमो और रेडियोथेरेपी की तरफ भेजा जाता है। ये बहुत प्रिपरेशन है जस्ट के उसके लिए कि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आजकल नहीं करते इसको, कि एनीमस देना है, ओरल PG पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल देना है, और 4 days बिफोर फैट फ्री लो रेजिड्यू डाइट टू क्लियर फ्लूइड्स, और ऑन टेबल क्लोनिक रिवाज भी कर सकते हैं इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। तो पेशेंट को बिल्टअप कैसे किया, करेक्शन ऑफ एनीमिया, एल्ब्यूमिन का स्पेशली वो है कि खास ख्याल रखना कि एल्ब्यूमिन लेवल तो लो नहीं है,
एनीमिया और उसको है लो, तो आपने बिल्टअप उसको करना है। न्यूट्रिशन आए तो ओरली अगर नहीं ले काम खा रहा है तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। और पेरी ऑपरेटिव, ये एक स्टडी हुई थी ब्रिस्बेन के अंदर, 500 पेशेंट्स उन्होंने देखे। उसमें स्टडी का देखा कि इसमें जिनको दौरान ऑपरेशन खून लगा, तो उनकी जहाँ पे बड़ी आंख, जब ट्यूमर को निकाला जाता है और बड़ी आंख को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ा जाता है, तो वहां पे उसके लीकेज के चांसेस ज्यादा हुए जिन पेशेंट्स को दौरान ऑपरेशन खून लगा। तो इसीलिए वो करते हैं, शायद प्रोबेबली ड्यू टू कि इम्यूनो सप्रेशन इफेक्ट है उसका है, जिसकी वजह से शायद एनास्टोमोटिक लीकेज होती है उस ड्यूरिंग सर्जरी। इसलिए इसको वो इतना वो नहीं करते, इसके लिए पहले बिल्डअप करते हैं पेशेंट को, एनीमिया को करेक्ट करते हैं। तो सर्जरी इसका मेन स्टे है। मैं इसकी स्पेसिफिक्स में इतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हमारे पास सर्जरी के कोलीग्स या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों या ट्रेनीज हैं, तो मैं उस चीज को आगे फर्दर, क्योंकि ये लेम जनरल पब्लिक के लिए इतना नहीं, लेकिन सर्जरी का जस्ट के ये उनके लिए पता हो कि जी सर्जरी इज द मेन स्टे। वो कौन कौन सी टाइप है एक्सक्यूज मी, नॉन टच टेक्निक है, टर्न बोल्ट टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोग वास्कुलर पेडिकल को ओरिजिन उसको करते हैं ताकि लिम्फेटिक स्प्रेड कम से कम हो सके। और फिर जहाँ पे क्यूरेटिव सर्जरी है, जहाँ पे रिसेक्शन मार्जिन, सर्कमफ्रेंशियल रिसेक्शन मार्जिन क्लियर आते हैं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजिस्ट का बड़ा, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो कि हम लोगों ने ट्यूमर को निकाल के रिसेक्ट करके भेजा, तो उसके मार्जिन अगर क्लियर आने चाहिए, ठीक है। मोर देन 1 mm, अगर लेस देन 1 mm अगर वो है तो मार्जिन दे आर नॉट क्लियर। जितना ज्यादा आगे है तो इट्स बेटर, मोर देन 1 mm इज सेटिस्फैक्ट्री। और ये प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी है कि कट एंड शुड ब्लीड, और राइट साइड लीजन आर ट्रीटेड विद रिसेक्शन, लेफ्ट साइड ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन आर बेटर मैनेज बाय टेम्पररी कोलोस्टमी फॉलोड बाय रिसेक्शन। ये सारी जस्ट ये इसको गो थ्रू मैं तेजी से जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज के उसके हैं लेवल की। और ये चीज जस्ट नॉलेज के लिए आप लोगों के, कि राइट साइड हम लोग बड़ी, राइट साइड आंत जो दाई साइड है वो हम लोग निकाल सकते हैं, और फिर छोटी आंत को ट्रांसवर्स कोलन या डिसेंडिंग कोलन के साथ हम लोग फिक्स, मतलब एनास्टोमोस कर सके, क्वांटिटी कर सकते हैं। ये जिस तरह मतलब ये पिक्चर है राइट कोलेक्टमी कि राइट साइड यहाँ से इतनी ये कोलन हमने राइट साइड ऑफ द कोलन को रिसेक्ट किया, और फिर छोटी आंत को यहाँ से बड़ी आंत के साथ जोड़ दिया। तो ये इसका आफ्टर, इसकी पिक्चर ये आ गई। इसी तरह लेफ्ट कोलन, ये वाली जो यहाँ से बोल्ड लाइन है, ये हम लोगों ने यहाँ से इसको रिसेक्ट किया, और इस ट्रांसफर्स को यहाँ पे सिग्मॉइड के साथ इस साइड पे हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये पिक्चर आ गई। इसे सिग्मॉइड कोलेक्टमी ये वाला पोर्शन हम लोगों ने निकाल दिया, तो पिक्चर ऐसी आ जाएगी। अगर मेटास्टेसिस अगर है, अगर लिवर के अंदर अगर 4 लोब, 4 भी हैं बहुत लोब, तो वो भी हम लोग मेटास्टेसिस है। लेकिन अगर सर पेशेंट की कंडीशन अगर ऐसी है, तो वी कैन रिसेक्ट दैट इन द सेम सेटिंग। अगर इफ द पेशेंट कंडीशन इज स्टेबल एंड इट अलाउ, सेकेंड लुक पे भी हम लोग उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली पहले प्राइमरी ट्यूमर को रिसेक्ट किया जाए, और फिर लिवर के अंदर ये जो मेटास्टेसिस अप टिल 4 अगर हम लोग उसको हैं, तो हम लोग उस सेम गो में, अगर पेशेंट कंडीशन है स्टेबल है, तो वी कैन रिसेक्ट दैट। और अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग क्यूरेटिव रिसेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर उन पेशेंट में जिनके अंदर अब मेटास्टेसिस है, तो क्या ऑप्शन है? ये थर्मल एब्लेशन है लेटर ऑन, या तो इनिशियली आप सर्जरी के टाइम के ऊपर देखा, अगर पेशेंट कंडीशन स्टेबल है, तो आप लोग लेस देन 4 तक आप लोग जितने हैं, तो आप लोग अगर फीजिबल है पेशेंट कंडीशन, तो आप लोग निकाल सकते हैं इन द सेम सेटिंग, या लेटर ऑन सेकेंड लुक पे। थर्मल एब्लेशन है, क्रायोसर्जरी, इसको फ्रीज कर देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये रेडियो हमारी स्कोप से बाहर है, ये चीजें रेडियोथेरेपी, उसमें वो लोग को ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। और ये ऑन्कोलॉजिस्ट हेपेटिक आर्टरी डायरेक्टली कैनुलेट करके डायरेक्टली हेपेटिक आर्टरी के अंदर कीमोथेरेपी वगैरह हम लोग इंजेक्ट ये करते हैं। और अगर साथ अगर कोई छोटा दूसरा ऑर्गन, अगर एड्रीनल्स हैं, या अगर किडनी का पोर्शन है, या कोई और उसके साथ है, तो वी कैन आल्सो रिसेक्ट दैट इन द सेम सेट। और कीमोथेरेपी किन को देनी चाहिए? इवन के रिसेक्टिव मार्जिन दे आर नेगेटिव, सारा कंप्लीट रिसेक्शन कर दी। अगर नोड पॉजिटिव, ऑल नोड जिसके अंदर गुदूदों के अंदर बीमारी गई है, तो सबको निकालना चाहिए। और अगर नोड ने नेगेटिव, अगर नोड्स के अंदर गुदूदों के अंदर नहीं बीमारी फैली, लेकिन उसका T4 जो स्टेज, मतलब सिरोजा को उसने ब्रीच किया, साइज उसका पेनिट्रेशन डेप्थ ज्यादा थी, T4 स्टेज है, या मेजर माइक्रोस्कोपिक वेन इन्वॉल्वमेंट है,
या सिग्नट रिंग एक टाइप ऑफ कैंसर अगर उस टाइप का है, या प्री ऑपरेटिव सीईए लेवल बहुत ज्यादा थे, या एस्ट्रोलॉजिकली का हाई ग्रेड ट्यूमर है, तो ऑल दीज कंडीशन दैट पेशेंट जिनकी है, तो दैट विल गो इनटू, दैट विल बी, दे विल बी नीडिंग कीमोथेरेपी। कौन सी है, 5 एफ्यूल और ऑक्साप्लेटिन 5 फ्लोरोयूरासिल, ये चीजें कॉम्बिनेशन में दी जा रही हैं। और इम्यूनोथेरेपी भी ट्राई करते हैं कि क्योंकि जब लिवर के अंदर मेटास्टेसिस है, तो ये एंटी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ये चीजें जो कि उसकी एंजियोजेनेसिस को डिक्रीज करेंगी, तो दैट विल रिजल्ट इन बेटर आउटकम। तो रेडियोथेरेपी किन पेशेंट्स में दी जाती है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन है जहाँ के ऊपर, मतलब उधर से निकल के दूसरे उसमें चला गया है, ये इनिशियली इनऑपरेबल, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर ऑपरेबल, लेकिन अगर इनऑपरेबल है भी, फिलहाल नहीं हो सकता है, तो पहले रेडियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो अगर ड्यू टू डिक्रीज श्रिंक द साइज ऑफ ट्यूमर या रिकरेंट ट्यूमर है, वो रेडियोथेरेपी के कैंडिडेट्स। फॉलो अप, आप लोगों ने सर्जरी कर ली, उसके बाद से फॉलो अप कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमेटोक्रेट, जो कि आप लोग ब्लड, उसके ब्लड सीपी के अंदर चेक करते हैं कि कितना हिमेटोक्रेट, उसके बताएगा कि जी इसका एनीमिया लेवल डिक्रीज तो, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा। ये दोबारा से अगर हो रहा है, तो दैट मीन कि ग्रोथ दोबारा वापस, इनडायरेक्ट मार्कर है। 3 to 6 मंथली हम लोग करते हैं इनिशियली फॉर 3 years, क्योंकि मेटास्टेसिस या दोबारा रिकरेंस के चांसेस फर्स्ट 3 years के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम लोग 3 year तक उनको फॉलो अप करते हैं। क्लोनोस्कोपी बड़ी आंख का मुआयना है, 6 मंथली फॉर 1 year, और देन ईयरली 6 महीने तक हम लोग करेंगे, 1 साल के लिए, फिर हर साल सालाना करेंगे अगले 2 साल के लिए। तो सीटी स्कैन ईयरली हम लोगों ने करना है फॉर नेक्स्ट 3 year, और कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन 6 मंथली, और चेस्ट एक्सरे ईयरली। ये अच्छी एक स्लाइड है जो कि आई लाइक दिस वन, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। एक तो क्लोनोस्कोपी है, साइड के ऊपर इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दी गई हुई है। सेंसिटिविटी इसकी 75, रेंजिंग और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर, जो कि उसके एडिनोमा है, उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 86% है। सेंसिटिविटी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ, ये कोलोनोस्कोपी की। एक फिट टेस्ट है, केमिकल टेस्टिंग है ये, और फीकल ऑकल ब्लड है। तो इसकी ऑलमोस्ट सेंसिटिविटी 73.8 है, और स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी 96.4 है। इसी तरह फिट डीएनए, जिट इज मोर एक्सपेंसिव, जिसमें डीएनए करते हैं स्टूल के, इसके अंदर जो कैंसर जो है वो है, उनके डीएनए करते हैं, दैट इज मोर एक्सपेंसिव, तो उसकी स्पेसिफिसिटी जो है 89.8 है, और सेंसिटिविटी 92% तक है। और नेक्स्ट ये जो चीज एक मैंने, वाइल आई वाज इन कनाडा, तो ये चीज वहां पे लोग स्क्रीनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिफोर हमारा। तो जब पेशेंट को ऑलरेडी फैल जाता है उस स्टेज के बाद, हमारे प्रिवेंटिव मेडिसिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे प्रिवेंटिव मेडिसिन बड़ी है, और स्क्रीनिंग हर मतलब एज स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक उनके अंदर ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो ये दो शॉर्ट शॉर्ट सी 2-2 3-3 मिनट्स की हैं, तो आई वुड लाइक माई ऑडियंस की जी मैं उनके साथ शेयर करता जाऊं, तो प्लीज बेयर विद मी, ये सिर्फ 2-3 मिनट की हैं, और ये चेक करेंगे।
डॉक्टर आतिफ आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज। फिर गायब हो बस गई। नहीं आ रही। नहीं आ रही अब। दरमियान में शायद बोलते नहीं है इसलिए बंद हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। मुझे तो शुरू से आवाज नहीं आई। आतिफ आप खुद ही हमें सुना दीजिए, ये वीडियो फिर हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, यही दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन इस चीज का मतलब ये पेशेंट के लिए नॉलेज के लिए इन्होंने शेयर की हुई है कि जिसमें मतलब दो कोलीग्स, आपने दो फ्रेंड्स हैं कि वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जी हाँ जी क्या हालात हैं, तो एक दूसरे कहते हैं कि हम लोग मैं तो डॉक्टर के पास एनुअली जाता हूँ, दूसरा कहता है जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तब ही जाता हूँ, तो दूसरा स्ट्रेस करता है नहीं जी मैं जो हूँ, हम लोग ईयरली चेकअप करने जाते हैं, मैं जैसा मेरी बहन भी है 50+ है, तो ऑल दोज हु आर अबव 50+, सो दे आर प्रोवाइडेड विद द फिट टेस्ट। फिट जो है फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट है, जो कि फीकल ऑकल ब्लड की इक्वलेंट ही है, तो दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द कैनेडियंस। और ताकि लेकिन अवेयरनेस वो दे रहे हैं, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन है तो ऑब्वियसली उसके प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे को मतलब ये लेमैन टर्म के अंदर ये इन्होंने बताया गया हुआ है कि कैसे एक दूसरे को मतलब वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जी आप लोग आपको जाना चाहिए, नॉट जस्ट व्हेन यू हैव सिम्टम, जिस वक्त आपको सिम्टम हो तब भी ना जाओ, उससे पहले भी आपने ईयरली जो फॉलो अप आपके डॉक्टर के पास है तो ये वाले टेस्ट आप करो। और ये दूसरी ये है, अगर देखें इसके अंदर अगर आवाज आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इसका भी मैं बता देता हूँ कि कैसे वो डॉक्टर के पास जा रहा है और आगे उससे बोल रहा है। आई डोंट नो, मुझे तो आवाज आ रही है इधर। अच्छा आतिफ साहब, ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप पे आ रही होती लेकिन आगे नहीं जा रही होती। एनी हाउ ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। और वी विल यू सेंड यू, अब इसका लिंक भेजें, हम उसको देख लेंगे। वो मैंने अ, लिंक उस पे आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, ये उर्दू में जो आ रहा है लिखा हुआ। जी जी पढ़ लेंगे। डॉक्टर आतिफ ना आवाज है ना लिखा हुआ आ रहा है, सो इट्स ऑल राइट, वी गॉट द मेन जिस्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Okay, madam, that was almost the second last slide, and the last slide is this one, everyone's favorite, I guess. Thank you so much for my for patient listening. थैंक यू सो मच So, डॉक्टर
और बहुत खूबसूरत किस्म का लेक्चर था, और आपने इसको बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया। काफ़ी सारे लोगों ने इससे मुस्तफीद हुए, और जिस तरीके से आपने सादा अंदाज में इसको पेश किया, हम सब आपके मशकूर हैं। और इससे पेशतर के कोई सवाल और जवाब करूँ, कोई इससे कमेंट्स देना चाहे, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं। प्रोफेसर कानानी साहब, डॉक्टर समीना इजाज अक्सर हमारे साथ होती हैं, बहावलपुर से हैं। अगर आप कोई, प्रोफेसर अयूब साहब, कोई कमेंट्स देना चाहें तो फिर हम सवाल और जवाब शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम It सर। has been very comprehensive and excellent presentation। और जो है वो मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन काफी अरसे के बाद मुझे सुनने को मिली है। जी, बिल्कुल, मैंने भी तो बड़ा अच्छा एंजॉय किया सर, बिल्कुल। जी, जी 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 सर, आप कंटिन्यू रखें सर। प्रोफेसर रफ़ी कनानी सर। नहीं बस मैं समझता हूँ कि जो है वो अब जो सवाल और जवाब होंगे उसमें ज्यादा और हमारी लर्निंग और भी हो जाएगी। और बिल्कुल। खास तौर पर जो न्यू कीमोथेरापीज जो है ना, उसके ऊपर हाँ, अगर थोड़ी सी रोशनी डॉक्टर डाल दें, दैट विल बी वेरी जी, हेल्पफुल। उसमें मेरा भी वही सवाल मिलता जुलता था कि डोस्टाग्लिमैब जो एक जो जिस तरह के हमारे कुछ इम्यूनो मार्कर्स के साथ आता है, ये आपने पहले भी बताया। और मेरा, क्योंकि मैं बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ, और इसमें हमारी भी काफ़ी सारी जो मेरी पोस्ट डॉक थी, वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर पे था, और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के जो हैं ड्रग्स जो हैं, उसका क्या रोल है। जैसे हरसेप्टन आ गई इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर में, इस तरह कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी मार्कर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती हैं। जी डॉक्टर आतिफ। और इसमें सर क्योंकि हमारा एज ए सर्जरी का रोल, हम लोग क्योंकि अपने जो दूसरे को ऑन्कोलॉजी कोलीग्स हैं, हम लोग उनको लेकिन रेफर हाँ, करते हैं, हमें लेकिन देखिए, अमेरिका में कहा जाता है कि सर्जन इज द बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। जो मैं जब रहा करता था ना, क्योंकि वो पहले सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट ही बेहतर होता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद ही उसको कहते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का एक शोबा भी वहाँ पे वो किया जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसके अंदर पैथोलॉजी, सर्जरी और ऑन्कोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें सर ऑक्सैलिप्लाटिन और कैप्सिटाबीन वगैरह हैं, ये चीजें वो हैं ऑलरेडी। और डिपेंडिंग ऑन केस टेलर करना पड़ता है, डिपेंडिंग हाँ अपॉन के कौन कौन से वो हैं। तो ये जो जो ड्रग है, ऑक्सैलिप्लाटिन है, 5-FU है, और कैप्सिटाबीन इसके अंदर मैंने लिखा, ये डिफरेंट इसके वो हैं। और जो इम्यूनोथेरेपी है, जो कि ऑलरेडी ये भी साथ इन कॉम्बिनेशन विद दोज दीज ड्रग्स हैं, जो लिकोवेरिन है, 5-FU ऑक्सैलिप्लाटिन के साथ साथ ये पेनिटुमैब, ये एंटी EGFR है, ये फैक्टर, ये चीजें भी साथ इंक्लूड करके साथ इसके आउटकम ऑब्वियसली डिफरेंट स्टडीज ये लोग करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ये टेलर करके इसके साथ देते हैं। जी, आपने एक बहुत बहुत अच्छी बात की कि प्रिवेंटिव हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। प्रिवेंटिव मेडिसिन को अगर हम आप किया जाए तो हम काफ़ी सारी उन बीमारियों से बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से बच सकते हैं, इवन सर्वाइकल कार्सिनोमा के अगेंस्ट आजकल हम बहुत ज़्यादा मुहिम चला रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर इतना बड़ा है, उसको हम किस तरह अवेयरनेस और उसकी प्रिवेंशन से वो किया जाता है। इस तरह आपके ये लेक्चर से भी हमें लगेगा कि इसको जब हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने प्रिवेंशन पे भी लगाएंगे। तो प्रिवेंशन के इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि डाइट के ऊपर हम कितना इफेक्ट करें कि हमारी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से निजात मिल जाए। आपने गोश्त के बारे में बताया और दो चार चीजें और बताई। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहता है, यानी बुक से हट के प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहता है। सर इसका अगर जोग्राफिकली अगर ये देखा जाए, वैसे जरा मतलब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर, कि ये किन लोगों में कॉमन, किस कंट्रीज के अंदर है, जहाँ हम्म। पे जो लोग जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, न्यूजीलैंड के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ये लोग ज्यादा फास्ट
फूड खाते हैं, ये प्रोसेस मीट खाते हैं। जंक फूड। हमारी डाइट उस लिहाज से एज कंपेरेटिव टू वो लोग देखेंगे जो लोग हम लोग सफेद आटा नहीं, जो सुरख आटा खाते हैं, होल सीरियल मतलब खाते हैं, और क्या कहते हैं इतना एक्सेस टू मीट, मतलब ये बारबेक्यू और ये चीजें प्रोसेस मीट की तरफ उनको नहीं होती, रफेज इनकी ज्यादा होती है। तो डिक्रीज क्लॉनिक टाइम जिसका होगा, मतलब रफेज ज्यादा होगी तो अब स्टूल देखें जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, वो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन उम्मुल अमराज है, मतलब बड़ी चीज, मतलब बड़ी बीमारियों की जड़ है, लेमेंट वो आती है। तो उसमें मतलब जब ट्रांजिट टाइम उसका इंक्रीज है तो ऑब्वियसली वहां के अंदर कार्सिनोजन, जब फूड के अंदर जितने भी ज्यादा कॉन्टैक्ट चांस होगा, नाइट्राइट्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर डायरेक्टली उसको टाइम ज्यादा मिलता है इन कांटेक्ट का, जो गंदी चीजें बुरी चीजें हम लोग खा रहे हैं उसको कांटेक्ट कोलन के अंदर, जिसकी बॉल हैबिट्स ठीक है, उसके अंदर ये चीजें आगे इम्प्रूव हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज का वो है। तो डाइट का तो मेन रोल है, जो कि रफेज जिनका ज्यादा होता है, जो प्रोसेस मीट को ज्यादा नहीं खाते। ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कहते हैं कि मोर देन 2000 ग्राम जो फिश ऑयल है, ये प्रोटेक्टिव है। क्या कहते हैं एनसिड्स का कहा गया, एनसिड और एस्प्रिन का रोल इसका का इंजीर ये का, प्रोटेक्टिव इंजीर भी का, होता है। ड्राई इंजीर का कहा जाता है जी, खुश्क इंजीर का जो कहा जाता है ये जी। इंजीर वगैरह देखें, जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम लोग क्या इंजीर का कहा जाता है, क्योंकि वो ये कहा कॉन्स्टिपेशन को जाता हेल्प रिलीव करने में फायदा। तो जो ऑल दोज ड्रग जितनी आप देखें प्रोसेस फूड या मीट वगैरह, ये सारे कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो जिसका क्लॉनिक टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी उसी के ऊपर। तो ये हमारा ओवरऑल देख लें, जो सोशली जो लेस इकोनॉमिक जो कंट्रीज हैं, जो कि पाकिस्तान है, तो इसके अंदर वो देखा जाए, ठीक है और फैक्टर्स भी हैं, तो एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको बारबेक्यू और जो फास्ट फूड, क्योंकि लाइफ स्टाइल फास्ट है, तो उसके अंदर आउटकम उनका देख लें, क्योंकि उसके अंदर, लेकिन वहां पे शायद हमारे यहाँ क्योंकि हमारी सर्विलेंस इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे लोग खाते तो हैं लेकिन उसका अर्ली, क्योंकि स्क्रीनिंग होती है तो अर्ली डिटेक्शन होती है, तो इसलिए उनके सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव होते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली जगह बिल्कुल मास हो गया या एडवांस स्टेज के ऊपर स्प्रेड होता है, तो तब जाके पता चलता है, तो इसलिए आउटकम उसका, हालांकि हमारी डाइट इतनी अच्छी है उस लिहाज से देखा जाए एज है। कम्पेयर, लेकिन हमारे Can I अंदर put in a सर्विलेंस। word, Dr. Atif? Time कम रह गया है, सिर्फ मेरी एक दो पॉइंट्स जी में बताएं बोलना बताएं चाहती मैडम हूँ। सलमा जी, मैडम जी, सलमा। लास्ट ईयर आप कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो देयर वाज अ पेपर जिसमें स्टेज 2 तक के पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, डॉस्टरलिमैब से 100% क्योर था। इट इज इम्यूनोथेरेपी, डॉस्टरलिमैब। वो पेपर अब मैं यहाँ कोशिश कर रही सरली हूँ मैप, लगाने की, सरली लेकिन क्योंकि इसकी 100। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, आई कैन नॉट पुट इट। दूसरी बात डॉक्टर आतिफ मुझे बताएं, कोलोनोस्कोपी इज नॉट अ गुड प्रोसीजर टू हैव। बहुत लोग उससे बहुत तंग होते हैं, खासकर वो जो दवाई लेनी पड़ती है और बाथरूम भागना पड़ता है 2-3 दिन पहले। तो क्या ये इसके बजाय हम सिर्फ एमआरआई से या सीटी स्कैन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉलन में क्या हिसाब किताब है? जी देखें मैडम, जी, इससे पहले एमआरआई। डॉक्टर डॉक्टर आतिफ, 1 मिनट मैं इसका मैडम को जवाब दे दूं, एक आगे इजाजत हो तो, एक एक इजाजत है का तो। जी मैडम जी ये जो आपने जो स्टारली मैप कहा ना, ये जिस तरह डॉक्टर जी। आतिफ ने मुख्तलिफ किस्म की कोलोनिक कार्सिनोमा, रेक्टल कार्सिनोमा का कहा है ना, एक टाइप होता है जो माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी वाली। तो ये जो आपने कहा है ना डॉस्टरली मैप, ये माइक्रो, जिन लोगों में माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी वाले कैंसर होते हैं, ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के टोटल कैंसर में सिर्फ 1% होते हैं, तो उनको ये 100% करता है जी। डॉक्टर आतिफ। अच्छा, ये टू ऐड ऑन, ये जो डॉक्टर सलमान ने क्वेश्चन किया, निवोलुमैब है और इपीलुमैब है, ये 2 डोजेज हैं, तो इसमें अंदर इन्होंने रिस्पांस जो देखा 5 वीक्स के बाद, तो 99% रिस्पांस था। जी जी। लेकिन ओवरऑल जो कंप्लीट रिस्पांस 67% है। ये सारे ये जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स है, जिसके अंदर इपीलुमैब है और नाइवोलुमैब है, ये 2 ड्रग्स हैं जो के अंदर इम्यूनोथेरेपी के अंदर, मेरे पास अप टू डेट का मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अप टू डेट इज द पेड साइट, जिसके अंदर लेटेस्ट ये चीजें अपडेट ये लोग करते हैं, अप टू डेट के नाम थैंक से। यू। और जहां तक माय प्लेजर में, और दूसरा ये कि आपने कहा कि यस, इसीलिए मैंने उसके अंदर लेक्चर के अंदर बात की कि ये जो पीईजी ओरल वो सैशे देते हैं और वो क्या कहते हैं लेक्सेटिव देते हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा कम्बरसम है फॉर द पेशेंट। कोलोनोस्कोपी सेल्फ जो प्रोसीजर है, ऑब्वियसली उसके अंदर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट वगैरह तो होती है, और उससे पहले की ये प्रिपरेशन है, तो ये दैट इज ऑल्सो कम्बरसम फॉर द पेशेंट।
और जहां तक ये वर्चुअल कोलोनोस्कोपी की मैंने बात की, तो उसके अंदर ठीक है, थोड़ी प्रिपरेशन सिर्फ एनीमा दे के हम लोग उसको वो किया जाए, और उसके अंदर छोटा सा फोलीज कैथेटर डाल के CO2 इंजेक्ट करते हैं, और फिर सीटी के इमेजेस लिए जाते हैं, सीटी के स्लाइसेस लिए जाते हैं, जिसमें उसका नहीं, बस एक फ्राई करा लीजन दो। अगर HRCT लिया जाता है, जहाँ के छोटे कार्ड्स उसके स्लाइसेस के ऊपर हों, तो जो होंगे स्मॉलर लीजन अगर डिफरेंट, अगर उसके स्लाइसेस वाइडर साइड के ऊपर लिया, ऑब्वियसली दैट विल मिस, लेकिन छोटे उसके ऊपर लिए जाएंगे ऑब्वियसली, तो दैट विल पिक अप द लीजन। लेकिन उसका फिर जहाँ पे सस्पिशन वाली साइट होती है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू डू, हमें टिश्यू बायोप्सी जब तक नहीं आएगी तो ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजिस्ट भी आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि टिश्यू इज द इशू फॉर द ऑन्कोलॉजी। तो सिर्फ जो सीट वर्चुअल कोलोनोस्कोपी जो करेंगे, उसके अंदर अगर फ्रॉन्ट ग्रोथ है, बड़ी ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली वो तो नजर आ जाएगी, लेकिन स्टिल वो टिश्यू बायोप्सी लेने के लिए हमें अगेन वी हैव टू डू अ कोलोनोस्कोपी। लेकिन उससे पहले अगर सिर्फ डायग्नोसिस की हद तक, तो अगर सिर्फ वो MRI, उससे ज्यादा ये वर्चुअल CT है, दैट विल पिक अप द लीजन। ओके, थैंक यू। दूसरा, कोलोनोस्कोपी जब आप करते हैं, आप कहाँ तक जाते हैं? कौन से लेवल जो तक जाते हैं? कोलोनोस्कोपी के अंदर एक तो ये कि पेशेंट कंफर्ट को देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट कोऑपरेटिव होना चाहिए। वैसे तो टर्मिनल आइलियम, आइडियली उनको टर्मिनल आइलियम की जब तक बियोप्सी, क्योंकि टू कंप्लीट द कोलोनोस्कोपी दे एवरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैव टू टेक अ बियोप्सी फॉर टर्मिनल आइलियम, ताकि उनको पता चले कि भी मैं उधर तक गया था, वरना हाफ में से ही बंदा बाहर आ सकता है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वट एवर, इनको स्टिल वहां से टर्मिनल आइलियम तक की वापसी लेनी है, तो टर्मिनल आइलियम तक दे हैव टू गो, दे कैन गो टिल देयर, ओके, थैंक सारी यू। कोलन से लेके इवन उधर तक टर्मिनल आइलियम तक। थैंक यू, थैंक यू। जी एनीबडी एल्स? कैसर सजाद, डॉक्टर कैसर सजाद? आ रही डॉक्टर आवाज कैसर, मेरी? जी बिल्कुल, आपकी हाँ आवाज जी, कराची आ से रही है। आ रही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। वालेकुम। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर आतिफ इकबाल की मैंने सुनी। हालांकि मैं तो बेसिकली नाक कान गला नाक कान गले का पेशेंट देखता हूँ, जी, कल लेकिन आपने एक अच्छा चीज मैं सवाल जो किया था नाक एंड गले का। कल आपने अच्छा सवाल किया था एंटी एलर्जी का। अच्छा, नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा मेरा एक ये बेसिक चीज मैं मालूम है ना, मुझे पता नहीं कि वो उस वक्त क्या आपने बता दिया होगा, लेकिन मैं लेट ज्वाइन किया है, 10 मिनट पर लेट था मैं। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि ये कैंसर ना हो। नंबर एक, वो क्या कोई हमारी रूटीन में, हैबिट्स में कोई ऐसी चीज होती है जिससे ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये सीए हो, कैंसर हो। प्लस फूड में क्या ऐसा हम खाते हैं जो कि कॉज कर सकता हो। तो ओवरऑल प्रिवेंशन कैसे की जाए, और वो कौन लोग होते हैं जिसमें ये चांसेस होते हैं कि ये कैंसर हो। थैंक यू। सर इसमें क्या कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस ये हो गया है, प्रॉबेबली आपने ज्वाइन थोड़ा लेट किया, इट्स ओके, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर दिस क्वेरी ऑफ योर्स। इसके अंदर डाइट मल्टी मल्टी फैक्टर्स हैं, इसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। अब जिस तरह हम लोग सिंपल, अब एज को तो हम लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है जी, एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर के, जब 50 से बियॉन्ड आप होंगे तो ऑब्वियसली देयर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कोई भी कैंसर, लेकिन कोलोरेक्टल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डाइट्स में नहीं, इंक्रीज, बिलो आप जो बिलो फैट्स की 50 हो सकते हैं। जी आतिफ साहब, बिलो बिलो 50 50 भी हो हो सकता, सकते हैं। जी सर और बिलो यंगर 50 चिल्ड्रन में? जी सर हो सकता है, जिसके अंदर फेमिलियल एडिनोमेटोस एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो, जिसको फैप कहते हैं, इसके अंदर इनको चांसेस ऑफ गेटिंग अ सी, अगर किसी पेशेंट को यंग एज में अगर होता है, तो उसके अंदर उसके फैमिली रिलेटिव्स को फैप जीन के लिए, इसके लिए हम लोग उसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, फैप उसके अंदर हो सकता है यंगर एज में। दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने अब ये रिकमेंडेशन दे दी है, वैसे तो नॉर्मल स्क्रीनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 टू 74 इयर्स ऑफ एज की है, 50 टू 74, जबकि अमेरिका के अंदर 45 से स्टार्ट कर रही है, 45 ईयर्स से स्टार्ट कर देते हैं।
और ये राइट साइडेड ऑफ द कोलन, राइट साइड ऑफ द कोलन ज्यादा हो रहे हैं। और ये देखा गया कि कोलिसिस्टेक्टमी के बाद, क्योंकि प्रोबेबली बाइल का डायरेक्टली कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो रहे नंबर। जहां तक डाइट की बात है, तो उसमें जो प्रोसेस मीट देखें, लीन मीट एक हम लोग होते हैं ना, सादा हम लोग बगैर प्रोसेस किए हुए, जो कि हम लोग बुचर की दुकान से एक ताजा मीट हम लोग लेके खा रहे हैं, तो दैट्स मॉडरेशन के अंदर, ऑब्वियसली मॉडरेशन के अंदर चाहिए होता है, मॉडरेशन अमाउंट में यूज करें। जो कि प्रोसेस मीट, जो कि हम लोग आजकल ये सेमूली, ये जो चीजें, बेकन है, हॉट डॉग्स हैं, सॉसेजेस हैं, ये चीजें प्रोसेस मीट है, तो ये कार्सिनोजेनिक हैं। और इसके ऊपर ये वर्ल्ड फूड उन्होंने इसके ऊपर दिया हुआ है कि जी आप लोग ये प्रोसेस मीट ना इस्तेमाल करें, दे एक्ट एज अ कार्सिनोजन। और ये चीजें और एनिमल फैट्स हैं, तो ये चीजें, और जो स्पेशली प्रोसेस मीट है, तो ये आपको इंक्रीज, और जिस तरह ये हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हमें लेस करनी चाहिए। और जो फाइबर, प्रोटेक्टिव जिसका रोल है, वो फाइबर है आपका, जो सीरियल, द होल ग्रेन्स है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो कि मोर देन 800 ग्राम्स अगर डेली इस्तेमाल करेंगे, वर्सेस उन्होंने स्टडीज हैं जिसके अंदर दोज हु आर कंज्यूमिंग लेस देन 200 ग्राम, और जो 800 ग्राम है, तो इसमें देखा कि इसमें डिफरेंस है कि दोज हु आर कंज्यूमिंग मोर देन 800 ग्राम ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो खाली वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर हम लोग रखें, और हम लोग प्रोसेस मीट को एलिमिनेट कर दें, डिक्रीज कर दें, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, मोर देन 2000 ग्राम्स अगर डेली इस्तेमाल करें, और स्मोकिंग ना करें, और अल्कोहलिज्म से अब्सटेन करें, और जो चीज है क्या कहते हैं, सेडेंटरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अंदर मैंने पहले भी बहुत बताया कि जिसके अंदर 27% एक स्टडी हुई, 21 स्टडीज हुई हैं जो कि क्या कहते हैं मेटा एनालिसिस हैं, जिसके अंदर उन्होंने 27% रिडक्शन हुई रिस्क का, मतलब स्पोरेडिक कैंसर का, जेनेटिक कैंसर की बात नहीं कर, स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कैंसर का। तो अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर ये करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, एज कम्पेयर टू दोज हु आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनकी है, ओबेसिटी जिन लोगों की है, तो उनमें चांसेस ऑफ उनसे हम लोगों के 27% हम लोग रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं, जस्ट बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और दूसरा ये कि आफ्टर 50 ईयरली चेकअप हम लोग फिट टेस्ट करें, फिट फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग है, जो कि फीकल अल्कोहल ब्लड के नजदीक नजदीक है। इसमें ये सुपीरियर इसलिए है कि इसके आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कॉज करनी पड़ती। और एवरी ईयर अगर फिट टेस्ट पॉजिटिव आता है, मीन के माइक्रोस्कोप उसके अंदर ब्लड आ रहा है, उसको उसने डिटेक्ट कर लिया, देन वन हैज टू गो फॉर कोलोनोस्कोपी। वो उसके अगले स्टेज के, नॉट डायरेक्टली स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि कोलोनोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक्सपर्ट डिपेंडेंट है, और कॉस्टली है। तो ये चीजें हम लोगों को उसकी लिमिटेशन में आती हैं। तो इसमें फिट टेस्ट है, या फीकल ऑकल ब्लड, जो हमारी सेटिंग में हम लोग फीकल ऑकल ब्लड कर सकते हैं। तो आफ्टर 50 ये चीजें हम लोग इसको मतलब डिक्रीज, या अगर हो जाए अर्ली सही पिकअप, कहते अर्ली हैं माइक्रो सावन इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट स्टेज के ऊपर अगर पिकअप हो जाता है, तो हम लोग उसको अच्छा, उसको मतलब रिस्पॉन्स, आउटकम अच्छा होगा। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सब्जी आती है राइट, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज अदरक नहीं बताएं है, कि पाकिस्तान में आपके पास कोई स्टेटिस्टिक है कि अदरक है। पाकिस्तान में ज्यादातर कौन लोग हैं जो कि इस कैंसर में मुब्तला होते हैं, वेजिटेरियंस या ये जो मीट हमारे लोग खाते हैं, और उसमें भी क्या चिकन का रोल ज्यादा है कोई इसके अंदर? जो हमारे यहाँ इस तरह की जो ज्यादातर लोग, आपने जैसे कहा कि जंक फूड्स में ज्यादातर हमने देखा है कि उसमें चिकन का इस्तेमाल बहुत है, तो वो लोग जो कि वेजिटेरियन हैं या वेजिटेबल ज्यादा लेते हैं, उनकी रिपोर्टिंग आपके पास है, या वो लोग जो कि जंक फूड्स खा रहे हैं? आप पाकिस्तान में उसका स्टेटिस्टिक्स अगर आपके पास है तो बता सकते हैं। इसमें तो हम लोग एबटाबाद में इतना हमारे पास स्टेटिस्टिक्स का, क्योंकि जारी बात है, इतना हमारे पास उसका वो बिल्ट अप नहीं है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये देखा गया है, क्योंकि हमारा तो एडवांस स्टेज के ऊपर आते हैं ना, तो जो उनके जो भी वट एवर रीजन उनके और फैक्टर्स होंगे, स्मोकिंग मतलब उसके को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, को मॉर्बिड कंडीशन जो होती है, तो हम लोग ऐसी स्टडीज हम लोग कर नहीं सकते कि जिसमें हम लोग कह सकें कि क्योंकि वो हैवी स्मोकर, अगर सपोज उसका रफे उसका हाई फाइबर डाइट उसकी थी, लेकिन साथ स्मोकिंग उसकी वो है, या ओबेसिटी उसकी है, तो मतलब हमारे पास को फाउंडिंग फैक्टर्स ठीक ज्यादा से है कि हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हमारे पास कि जी हम लोग इसको वो स्ट्रेटिफाई कर सकें कि जी ये जंक फूड खाने की वजह से है, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो हमारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो कि होनी चाहिए, आई एम श्योर के इस चीज के ऊपर हमें इसको वर्कआउट करना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है।
Actually, ये डॉक्टर बड़ा मुलाजिम एक बहुत साहब, बड़ा लेट्स वाइंड इट हाँ, अप। काफी टाइम हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है, तो मेरे yes. ख्याल में वाइंड अप कर देते हैं मुलाजिम साहब इसको। प्रोफेसर सलमा कुंदी आज का वाइंड अप करें। I take this opportunity of thanking everybody who's here, and especially Dr. Atif Iqbal. This was a wonderful webinar. We really enjoyed it and learned a lot. लॉट में यही था। ऑब्वियसली कैसर सज्जाद साहब का भी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर कर दूं। इन्होंने पहले कहा था कि जी प्रोसेस्ड मीट नहीं, रेड मीट नहीं, इट कैन कॉज इट। तो जंक फूड में अगर ये चीजें आ रही हैं तो इट्स नॉट गुड। फ्रूट और होल ग्रीन्स पे एंड वेजिटेबल्स पे, हाई फाइबर डाइट पे इन्होंने स्ट्रेस किया, व्हिच इज ऑब्वियसली अ नॉन जंक फूड, एंड वेजिटेरियंस वुड बेनिफिट। एक्सरसाइज पे भी इन्होंने किया था। तो अल्लाह हम सबको इससे बचा के रखे, अल्लाह सही सलामती खैर आफियतें दे। अल्लाह सब पाकिस्तानियों, मुसलमान और दुनिया के लोगों को कैंसर जैसे मूजी मरज से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हम सबको खुश खुरम रखे और नया साल सबको मुबारक हो। नया साल 2020 मुबारक हो सबको। मैडम आपको भी सबको नया हमारे साल लिए मुबारक। बहुत खुशियां दे। पाकिस्तान के बहुत लिए मुबारक भी हो नया साल मुबारक और करे। अच्छा भी हो। आमीन अगला अच्छा भी। साल आमीन। हमारे लिए अल्लाह बहुत बहुत सारी करे। पाकिस्तान में अल्लाह तरक्कियां, सलामतियां, खैरें दे, अच्छे हुक्मरान अल्लाह हमें दे। आमीन। पाकिस्तान आमीन जिंदाबाद। आमीन आमीन। अयूब Thank you. साहब आप भी अमीन कह दें। आमीन कह रहा हूँ, आप देख नहीं रहे सर? आमीन आमीन आप आमीन। नहीं सर, वो सुन रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं सर। नहीं 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 सब आमीन अयूब दुआ साहब आमीन आप सर, वो हमारे। सुन रहे हैं। अच्छा। अल्लाह ताला हम पे करम करे, नया साल खुशियों भरा साल हो, हम सब के लिए सादतमंद साल हो। ये मैं वोट लेने आ रहा हूँ माशाल्लाह, आपसे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब, thank you again. Okay, अस्सलाम thank you वालेकुम। so much अल्लाह for हाफिज, खुश giving रहे, अल्लाह सबको खुश रखे। खुदा अस्सलाम हाफिज, वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।